दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो सक्षमता परीक्षा यूपी टेट, सी टेट, VPSC, F टेट, SSC, GD के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। ये सक्षमता विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगामी सक्षमता परीक्षा 3 के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा? बताइएगा आप लोग कौन सी संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक कि द्रव्यवाचक कि व्यक्तिवाचक कि जातिवाचक? देखिए स्त्रीत्व है। अगर हम स्त्री की बात करेंगे कि स्त्री में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, देखिए स्त्री में अगर हम बात करेंगे तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो स्त्री में हो जाएगी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक स्त्री की हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरे समूह की स्त्री की बात कर रहा हूँ। तो स्त्री में जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर किसी स्पेशल स्त्री का नाम आ जाए जैसे मीराबाई, तो इसमें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसलिए जो है यहाँ स्त्रीत्व की बात कर रहा है, तो स्त्रीत्व में जो है हमें क्या मिल रहा है? भाववाचक संज्ञा मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। तो स्त्रीत्व में क्या हमें मिल रहा है? भाववाचक संज्ञा मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं? 1 हैं कि 2 हैं कि 3 हैं 5 हैं? बताइएगा अर्थ के विचार से। देखिए संज्ञा के भेद हैं 5। कौन कौन से भेद हैं? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगला है समूहवाचक संज्ञा। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अर्थ के आधार पे हमने संज्ञा के भेद बताए हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इस प्रकार से जो है संज्ञा के 5 प्रकार बतलाए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? धा है कि क्या है कि सा है कि अंगा है? बताइएगा आप लोग इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अगर हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या अगर देखी जाए तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन सी? छाव, तरंग, ज्ञा, सरा। ये छत्र, ज्ञा और सरा जो हैं संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत बतलाए गए हैं। अगर छाव को देखें तो का प्लस सा से मिलकर बना है।
त्वा को देखें तो ता प्लस वा से मिलकर बना है। ज्ञा को देखें तो जा प्लस इया से मिलकर बना है। और स्वा को देखें स्वा और वा से मिलकर बना है। इस प्रकार से जो है संयुक्त व्यंजन की गणना हुई है। तो इसमें विकल्प नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा छत्रंग्या। जो ज्ञा है जो जा और या से दोनों से मिलकर बना है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है चा वर्ग का उच्चारण स्थान मुख के किस भाग से होता है? कंठ से, तालु से, मूर्धा से, ओष्ठ से। एक आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, KTM DO। KTM DO। के का मतलब होता है कंठ, ता का मतलब होता है तालु, KTM एम का मतलब होता है मूर्धन्य या मूर्धा, और डी का मतलब होता है दंत, और ओ का मतलब होता है ओष्ठ। का वर्ग आ जाएगा इसमें, कंठ में का वर्ग, का खा गा। तालु में चा वर्ग आ जाएगा, मूर्धन्य में टा वर्ग आ जाएगा, दंती में ता वर्ग आ जाएगा, ओष्ठ में पा वर्ग आ जाएगा। तो चा वर्ग पूछा था, चा किसके पास? तालु के पास। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा बेहतरीन जवाब हो जाएगा। तो चा वर्ग में कौन कौन आ जाएगा? चा है, छा है, जा है, झा है और इया है। तो इस प्रकार से जो है 5 जो है अक्षर जो है तालु में चा वर्ग आ जाएगा। तो तालु में जो है चा वर्ग जो है आ जाएगा। चाओ, छाओ, ये सब तालु से निकलता है। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन से वर्णों को स्वर्ग एवं, ये स्वर्ग नहीं होगा, स्वर होगा, स्वर एवं व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है? अनुस्वार को, कि अयोगवाह को, कि ऊष्ण को, कि अंतस्थ को? बताइएगा आप लोग। अयोगवाह कौन कौन होते हैं? अन और आह। समझ में आ गया। ऊष्ण कौन कौन से होते हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतीसा और हा। अनुस्वार जो होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर जो है अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं। अन, अन अनुस्वार है। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। तो स्व व्यंजन के मध्यवर्ती कौन माना गया है? अंतस्थ व्यंजन को। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। या, रा, रावा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? शब्द को कहेंगे, कि ध्वनि को कहेंगे, कि शब्द समूह को कहेंगे, कि अखंड ध्वनि को कहेंगे? जो वर्ण होता है वह उसे हम लोग जो है अखंड ध्वनि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अखंड ध्वनि वर्ण जो होता है, कोई भी अक्षर है वो वर्ण कहलाएगा। जैसे काओ, खाओ, गा। अगर वर्णों को अगर मिला दें हम, वर्णों का जो समूह अगर कह दें तो शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शब्द।
तो वर्ण अपने आप में अखंड ध्वनि है। कौ, खौ अखंड ध्वनि है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, इसका मतलब होता है का को तोड़ा नहीं जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला है काल के कितने भेद हैं? 3, 5, 2, 4। तो काल के भेद हैं 3। कौन कौन से कहें? वर्तमान काल पहला हो जाता है, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो समय अभी चल रहा है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्तमान काल कि भूतकाल कि भविष्य काल कि कोई नहीं? तो जो समय अभी चल रहा है उसे हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। जो समय अभी चल रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भंडा फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? नहीं, पहला भेद खोलना, दूसरा भंडार खोलना, तीसरा है बर्तन तोड़ना और चौथा है मारपीट करना। देखिए, भंडा फोड़ने का मतलब सीधे बात होता है किसी का गुप्त रहस्य खोल देना या भेद खोल देना। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। तो एक कहावत कही गई है कि उनका भंडा फूट गया या भंडा खुल गया, तो उसी का मतलब होता है भेद खुल गया। तो ऑप्शन इसका 1 सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को उससे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर प्लीज़ क्लास अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यहाँ से सूचनाएं दी जाएंगी क्लास के माध्यम से वो आप तक सूचना सब पहुँच जाएंगी और हूबहू जो है क्लास अच्छे से अच्छा आपको देने का प्रयास मैं करूँगा, ये वादा रहा हमारा। और अंत तक बने रहिएगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहला अंग्रेजी से हुई है, दूसरा उर्दू से हुई है, तीसरा संस्कृत से हुई है, चौथा स्वतः से हुई है। तो जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है वो हुई है संस्कृत भाषा से। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा की परिभाषा पूछा जा रहा है। मनुष्य की बोली को कहेंगे कि व्याकरण को कहेंगे कि पुस्तक को कहेंगे कि विचारों को प्रकट करने के माध्यम को कहेंगे? बताइएगा आप लोग। तो जो भाषा हो जाएगी ऑप्शन नंबर इसका चौथा, विचारों को प्रकट करने के माध्यम को जो है हम लोग भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला है, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? आग है कि पेड़ है कि टेबल है कि अग्नि है? तो जाहिर सी बात है, जो आग है ये आग एक प्रकार का तद्भव शब्द है, इसलिए ये नहीं होगा। आग का तत्सम होता है अग्नि। पेड़ भी एक प्रकार का तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है वृक्ष। टेबल भी एक प्रकार का तद्भव शब्द है, और अग्नि माने होते आगे। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अग्नि माने होता है आगे या तत्सम। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। इसे विकल्प नंबर चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? यौगिक जो होता है दो शब्दों के मेल से मिलकर बनता है। लंबोदर हो जाएगा कि पुत्र हो जाएगा कि राकेश हो जाएगा कि पाठशाला हो जाएगा। देखो, लंबा है उधर अर्थात गणेश जी। यहाँ पे सीधी साधी बात है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण से योग गुण होगा। शब्द तीन ही प्रकार के होते हैं, या तो यूढ़ होगा, या तो यौगिक होगा, या तो यौगरूढ़ होगा। पुत्र और राकेश कैसा शब्द है? ये रूढ़ शब्द है, इसके कोई सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। बट जो पाठशाला है, पाठ धनशाला, वो एक प्रकार का यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, राकेश मिठाई खाता है, इस वाक्य में कर्म कौन सा है? राकेश होगा कि मिठाई होगा कि खाता है कि इनमें से कोई नहीं। जब कर्म की पहचान करना हो तो क्या से क्वेश्चन करिए, राकेश क्या खाता है? तो राकेश क्या खाता है? तो मिठाई खाता है। हमको कर्म का जवाब मिल गया है, क्या है? मिठाई। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। क्या खाता है? मिठाई खाता है। मिठाई क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। कर्म की पहचान जो है क्या से हम लोग करते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला है, बहुत ही अच्छा सवाल है, विभिन्न एग्जामों में देखने को मिलता है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? बताइएगा आप लोग। कवित्री है, कवित्री है, कवित्व है, कवियानी है। तो बताइए, कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। और कवित्री शब्द शुद्ध भी पूछा जाता है कि शुद्ध में निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो है कवित्री हो जाता है, जो ऑप्शन में दूसरे में लिखा हुआ है कवित्री। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन तो हम लोग चलेंगे। काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। अगला है, राम ने सारी पुस्तक पढ़ ली, इस वाक्य में ने जो है किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो राम ने, किसने? राम ने, राम ने।
तो किसने? राम ने। तो राम ने जो है ये कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ता का चिन्ह होता है ने। कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान के लिए। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता का चिन्ह क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो विकल्प नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, गंगा हिमालय से निकलती है में कौन सा कारक है? कर्ता हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, कि अपादान हो जाएगा, कि अधिकरण हो जाएगा। देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है मतलब हिमालय से जो है गंगा अलग हो गई है। तो जब कोई चीज़ कहीं से अलग हो जाती है जो गंगा जो हिमालय से अलग हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अलग होने की स्थिति, अलगाव की स्थिति में क्या हो जाएगा? अलगाव से, तो वहाँ पे हो जाता है अपादान कारक। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा, कर्ता ने कर्म को अपादान से अलग होने में, अधिकरण में पर से तो ऑप्शन नंबर इसका सॉरी मिस्टेक हो गई थी। तो गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें क्या हो जाएगा? अलगाव की स्थिति में है। गंगा जो हिमालय से अलग हो गई, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला और अंतिम सवाल रहेगा सेशन का। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जो भी हिंदी, पर्यावरण, जीके जिसकी क्लास यहाँ से डाली जाएंगी आप तक सूचना पहुँच जाएगी और एक से एक बेहतरीन सवालों की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी अगर चैनल से जुड़े रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, नवरत्न में कौन सा समास है? तो नवरत्न का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नवरत्नों का समूह। नवरत्नों का समूह, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययभाव। तो नवरत्नों का जो समूह हो जाएगा तो विकल्प नंबर इसका संख्यावाची होता है चूंकि, और संख्यावाची में कौन समास हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। तो दोस्तों छोटा सा प्रयास कैसा लगा बताइएगा आप लोग कमेंट करके। फिर अगली क्लास में जोश और उमंग के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए तैयारी मजबूत करते रहिएगा। वाणी को विराम दूंगा, फिर अगली क्लास में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।